सुप्रभात बच्चों। पिछली हिंदी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक के गद्य खंड में जो हम लोगों का पहला पाठ है दो बैलों की कथा। तो यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। तो हमने लेखक एवं उनका परिचय, जो हम लोगों की पहली क्लास थी, ये मुंशी प्रेमचंद के विषय में थी, उनके विषय में जानकारी, हमने उनके जीवन परिचय के विषय में जाना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखित कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का बेवकूफ़ मतलब कि बहुत निम्न प्रकार का, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यही पदवी दे दी। मतलब कि सीधा साधा होता है जानवर ना गधा, इसीलिए इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, क्योंकि उसे डर रहता है खासतौर से अपने बच्चे कोई उसके बच्चे को छेड़े ना, इसीलिए। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, मतलब कि कुछ आवाज़ उसकी है, कुलेल करता है वो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब कि शांति, सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय मतलब कि जब अच्छा समय ना हो उसके लिए जी तोड़ कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। कहने का आशय यह है कि सीधापन अधिक सही नहीं होता है, जैसे गधे के साथ होता है। वैसे ही लेखक ने यहाँ पे कुछ एशियाई लोगों के विषय में बताया कि कैसे यूरोपीय लोग उनके साथ अराजक तरीके से गलत व्यवहार करते थे और कैसे उनका बर्ताव रहता था उनके प्रति। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ठीक है, यह बात है लगभग प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की बात है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी एक जाति है काछी की। ठीक है, तो वही झूरी नाम का एक व्यक्ति होता है। ठीक है,
तो उसके 2 बैल थे, एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस मतलब कि काफ़ी तेज, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब कि अच्छे संबंध थे दोनों के बीच, हीरा और मोती दोनों बैलों के मध्य। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक मतलब होता है कि शांति, गूंगा मतलब शांत बात, मूक भाषा में विचार विनिमय, अपने विचारों को, विनिमय मतलब होता है लेन देन, ठीक है, अपने बातों को एक दूसरे से करते थे बिना कुछ बोले हुए। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, अर्थात वो उनकी भाषा को नहीं समझ पाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कौन? हीरा और मोती। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह मतलब अलग के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, विनोद मतलब प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब कि दोनों में भ्रातृत्व प्रेम था। दोनों ये नहीं वो करते थे कि मैं इस पे ज़्यादा पड़े, मेरे पे पड़े नहीं, बल्कि सोचते थे कि मेरे ही ऊपर वो पड़े और मेरे दोस्त के ऊपर कम बोझा पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, मतलब कि दोनों में भ्रातृत्व या प्रेम के भाव थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नाद मतलब कि हौदे में जहाँ पे वो अपना भोजन प्राप्त करते थे उसी को नाद कहते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने और उसका पकवान वही भूसा होता है, खली उसके साथ मिलाया जाता है। अपने दोनों हाथ साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। कहने का आशय है कि ये नहीं कि जब दूसरा नहीं खाता था तो वो भी उसको देखकर हटा लेता था कि अभी हम इस भोजन से असंतुष्ट हैं। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई, बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया, झूरी का एक साला था, उसका नाम था गया, को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। पगहिया होता है उनको, मतलब कि बैलों को कि जो भागे ना तो एक वो रस्सी होती है, उसको खींचते थे। तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। ऐसा वो बैल सोच रहे हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, अर्थात हमने उसका कभी विद्रोह नहीं किया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ऐसा वो मन ही मन हीरा और मोती सोच रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे।
दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुला डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दोनों शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से में रस्सियाँ टूट गईं। अब उनके अंदर विद्रोह की भावना पलने लगी थी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद मतलब खुशी हो गया, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब कि अपने बैल से झूरी प्रेमाभिव्यक्ति करने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब कि कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण बात थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन में खुशी। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरों ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ कि उसकी बात को मत कहे। झूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। ऐसी झूरी की पत्नी उससे झूरी से कह रही है। वो क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि वो उसके गांव से जाके वापस आ गए थे, इसीलिए। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। फिर उसने कहा, मजदूर ने कहा, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। बच्चों आज इतना ही। अब इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये 5 खंडों में विभक्त पूरी कहानी, तो ये पहला खंड समाप्त हुआ। अब इसका दूसरा खंड हम कल से पुनः करेंगे। ठीक है, डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, बहुत बहुत